हेलो बच्चों। तो ये आज की हमारी 10th क्लास की वर्कशीट है। वर्कशीट नंबर 45। ओके, वर्कशीट नंबर 45, क्लास 10, चैप्टर 10, सर्कल, ब्रेथ। ओके, तो ये वर्कशीट हमें पहले कुछ रिकॉल क्वेश्चंस देती है, जैसे कि केंद्र O वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा AB दर्शाइए जिसका स्पर्श बिंदु B हो। तो आपको एक सर्कल, उसके ऊपर स्पर्श रेखा बनानी है और उसका स्पर्श बिंदु बताना है। किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसकी छेदक रेखा के समांतर हो सकती है, सत्य या असत्य। आप इसको समझिए। एक वृत्त है, फिर हमने उसकी स्पर्श रेखा बना दी। ये हो गई उसकी स्पर्श रेखा, ठीक है, और ये हो गया उसका स्पर्श बिंदु P। अगर किसी को स्पर्श बिंदु में कंफ्यूजन थी तो वो देख ले। स्पर्श बिंदु वो बिंदु होता है जहां पे आपका सर्कल स्पर्श रेखा से टच करता है और वो सिर्फ एक ही बिंदु होता है, एक ही पॉइंट होता है। और ये हो गई आपकी छेदक रेखा। तो आप बता सकते हैं क्या ये समांतर है या नहीं, क्या ये पैरेलल है या नहीं। मेरे हिसाब से आप इसका जवाब बहुत अच्छे से दे सकते हैं। बाकी की दोनों के लिए आप प्रमेय थ्योरम 10.1 और 10.2 को अच्छे से पढ़ लें और समझ लें और याद भी कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद उन्होंने दिए हैं आपको 3 एग्जाम्पल्स, जो कि तीनों के तीनों आपकी NCERT के ही पहले, दूसरे, तीसरे एग्जाम्पल हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से और कंसेप्ट पॉइंट ऑफ व्यू से, दोनों से। तो मैं आपको इन तीनों क्वेश्चंस की सॉल्यूशंस दूंगी, ठीक है, ताकि आपको इनको समझने में इशू ना हो। मैं स्टेप बाय स्टेप इन क्वेश्चंस को आपको सॉल्व कराऊंगी, ठीक है। सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 1 से ही स्टार्ट करती हूँ। तो हम पहले क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं। जी देखिए, सिद्ध कीजिए कि दो संकेंद्री वृत्तों में बड़े वृत्त की जीवा जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है, स्पर्श बिंदु पर समद्विभाजित होती है। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि संकेंद्री का क्या मतलब है। संकेंद्री का मतलब है सेम सेंटर, ठीक है। हमारे दो सर्कल है, अंदर वाले सर्कल का नाम है C2 और बाहर वाले सर्कल का नाम है C1। तो मैंने पहले सर्कल का नाम, हमें सर्कल का नाम देना होता है। सर्कल का नाम देने का तरीका है कि आप सर्कल का C लिखें, उसका सेंटर लिखें, सेंटर बिंदु, सेंटर पॉइंट, ठीक है ना, केंद्र बिंदु का पॉइंट लिखें, OP जो भी है, यहाँ पे केंद्र बिंदु O है और उसका रेडियस कितना है वो लिखें, ठीक है। तो आपका C1 ब्रैकेट O, क्योंकि केंद्र O है, और रेडियस मैंने R ही समझ लिया क्योंकि हम त्रिज्या को R से ही दर्शाते हैं ज्यादातर। और दूसरा वाला जो हमारा छोटा वाला सर्कल है उसका नाम मैंने दिया C2OR डैश, क्योंकि दोनों की त्रिज्या अलग है। देखिए ये छोटा है तो मैंने इसको ले लिया R डैश, और ये बड़ा है तो इसको मैंने ले लिया R। तो दोनों की त्रिज्या अलग अलग है, ठीक है। इसके बाद है सिद्ध करना है। अब वो कह रहा है कि अगर आप ध्यान से AB को देखें तो AB एक ऐसी रेखा है जो बड़े वाले वृत्त C1 के लिए तो जीवा है, पर छोटे वाले वृत्त के लिए अगर आप देखें तो छोटे वाले वृत्त के लिए वो स्पर्श रेखा है, बिंदु P पे वो स्पर्श हो रही है, ठीक है ना। तो वो कहता है कि P बिंदु पे AB समद्विभाजित हो जाती है, यानी बराबर दो हिस्सों में बंट जाती है, यानी AP आपका PB के बराबर है और ये सिद्ध करना है, टू प्रूव। तो हम कहते हैं कि C1OR में AB एक जीवा है, और मैं रेड ही ले लेती हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। और सर्कल C2OR यानी छोटा वाला जो सर्कल है, छोटा वाला सर्कल C2OR डैश, क्योंकि दोनों के रेडियस अलग अलग हैं, में AB एक स्पर्श रेखा है। जो बड़े वाले में जीवा है वो छोटे वाले में स्पर्श रेखा है। स्पर्श रेखा है। अब हमें प्रमेय 10.1 से ये पता है कि जब भी आपका त्रिज्य स्पर्श रेखा पर स्पर्श बिंदु पे मिलता है, यानी सर्कल पे मिलता है, तो वो उस पे लंब बनाता है।
इसलिए मैं बहुत आसानी से ये कह सकती हूँ कि OP आपका परपेंडिकुलर है AB के। और आप उसका रीजन देंगे, उसका रीजन क्या है? आप उसका रीजन देंगे, उसका रीजन है आपका थ्योरम 10.1। मैंने आपसे पहले भी कहा था कि आपको थ्योरम्स याद करने होंगे, तभी आप कर पाएंगे, वरना आपके लिए बहुत प्रॉब्लम होगी। तो आप इसके लिए थ्योरम 10.1 यहाँ पे यूज करेंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा और साइड कर देती हूँ। चलिए, ओके, ठीक है। इसके बाद अगर मैं ये कह रही हूं कि मेरा OP AB पे परपेंडिकुलर है, ठीक है ना, हमें ये पहली चीज मिल गई। तो उसके बाद मुझे ये भी तो पता है कि अगर मैं सर्कल C1OR में कोई भी केंद्र से आती हुई रेखा मेरे जीवा पे अगर लंब बनाती है तो वो मेरे जीवा को समद्विभाजित करेगी। ये हमने क्लास 9 में पढ़ा है। तो सर्कल C1OR में आपका OP परपेंडिकुलर है AB से। ये मिला हमें फ्रॉम 1, यानी 1 से हमें ये मिला। और इससे हमें पता चलता है कि AP बराबर होगा PB से। हमें रीजन लिखना होगा कि किसी भी वृत्त में केंद्र से आती हुई रेखा जो जीवा पर लंब बनाती है वह जीवा को समद्विभाजित करती है। और आप बहुत ध्यान से देख सकते हैं कि इस वाले सर्कल में आपका ये रेडियस था और ये आपकी स्पर्श रेखा थी। तो जब रेडियस स्पर्श रेखा से मिलता है तो वो उस पे लंब बनाता है। लेकिन बड़े वाले सर्कल में अगर आप ध्यान से देखें तो ये रेडियस नहीं है, ये केंद्र से आती हुई एक रेखा है जो कि ऑलरेडी हमारे जीवा के ऊपर लंब बना रही है। और जब भी कोई रेखा केंद्र से आती है और जीवा पे लंब बनाती है तो वो जीवा को समद्विभाजित करती है, यानी बराबर दो हिस्सों में बांट देती है। और मैं इस वजह से बहुत आराम से कह सकती हूँ बाय यूजिंग दिस कि AP बराबर है PB के। सिद्ध किया, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये है आपका प्रूफ क्वेश्चन नंबर 1 का। अब आप आ जाएं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। वो कहता है केंद्र O वाले वृत्त पर बही बिंदु T से, T आपका बाहरी बिंदु है क्योंकि वो O के बाहर है, दो स्पर्श रेखाएं बनाई गई हैं। तो आपकी पहली स्पर्श रेखा है TP। तो आपकी स्पर्श रेखा पहली TP तथा TQ, ठीक है ना, बाहरी बिंदु T से वृत्त, वृत्त का नाम हम देंगे COR पे बनाई गई है। सिंपल सी एक इंट्रोडक्शन है। इसके बाद हमें ये पता है कि जब भी बाहरी बिंदु से स्पर्श रेखाएं वृत्त पे बनाई जाती हैं तो दो ही स्पर्श रेखा बनती हैं और वो आपस में बराबर होती हैं। और ये है हमारी प्रमेय 10.2 जिसका हमने प्रूफ करा है। तो हम बोलेंगे कि TP बराबर होगा TQ से, किससे? बाय यूजिंग थ्योरम 10.2।
2। ओके, थ्योरम 10.2 आपको पता होनी चाहिए क्या कहती है। इसके बाद मैं ये बोलूंगी, अगर मैं ट्राइंगल ले लूं, ट्राइंगल TPQ, यानी ये वाला ट्राइंगल, ठीक है। तो ट्राइंगल TPQ के अगर अंदर आप ध्यान से देखें तो आपका ये वाला एंगल और ये, देखिए ये दोनों साइडें बराबर आई हैं क्योंकि ये दोनों की दोनों स्पर्श रेखाएं हैं। अब जब एक ट्राइंगल में दो रेखाएं बराबर होती हैं, दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो उनके सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। तो इसलिए आपका ये एंगल और ये एंगल भी बराबर होगा। ओके, तो इन ट्राइंगल TPQ, TP इज इक्वल टू TQ, ठीक है। ये हमें पता है क्यों, इसलिए मैं इसका एंगल 1 और एंगल 2 डाल देती हूँ। तो एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के। इससे पता चलता है, दिस इम्प्लाइज कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। एक त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सामने वाले कोण भी बराबर होते हैं। ओके, ठीक है। तो अब इससे मुझे फायदा क्या है, मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे को प्रूव क्या करना है, मुझे प्रूव करना है कि आपका ये वाला एंगल, मैं इसको कोई और कलर से लिखूं, ये वाला एंगल, इसको मैं ले लेती हूँ फाई, या फिर इसको मैं ले लेती हूँ फाई और इसको मैं ले लेती हूँ थीटा, ठीक है ना। तो मुझे प्रूव करना है कि एंगल PTO इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल OPQ। तो PTO को मैंने थीटा ले लिया, तो मैं लिखूंगी एंगल थीटा इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ एंगल फाई, ठीक है। तो मुझे ये प्रूव करना है, मैं अंदर ट्राइंगल में घूम रही हूँ, उसका भी एक रीजन है कि अब मैं फिर से ट्राइंगल TPQ लूंगी और उसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाऊंगी। एंगल सम प्रॉपर्टी आपको पता है ना, तीनों कोणों का जमा मैं करूंगी। तो इन ट्राइंगल TPQ एंगल थीटा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? सारे कोणों का जमा, एंगल आप इंग्लिश में लिख दें, एक ही बात है, सम प्रॉपर्टी, ठीक है। आपने यहाँ पे एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। अब आप ये बताएं, ये अगर एंगल थीटा ही रहेगा, यहाँ पे ये एंगल 1 रहेगा, और मैं एंगल 2 की जगह भी एंगल 1 लिख सकती हूँ, क्योंकि मेरा एंगल 1 बराबर है एंगल 2 के। ये मैं ऑलरेडी आपको प्रूव कर चुकी हूँ कि एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। यहाँ पे मैंने आपको प्रूव करा है ये चीज, ठीक है। तो अगर एंगल 1 और एंगल 2 आपस में बराबर हैं, तो मैं इसको 2 बार अगर आ रहे हैं तो मैं इसको 2 ये लिख सकती हूँ। अब मैं लिख सकती हूँ कि 2 टाइम्स ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल थीटा, जिसको मैं लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहा है, वहां जाके डिवाइड करेगा, माइनस एंगल थीटा होल अपॉन में 2, ठीक है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 बटे 2 90 डिग्री माइनस एंगल थीटा अपॉन में 2। इसको मैंने ले लिया इक्वेशन 2, क्योंकि मैं ऊपर इक्वेशन 1 ऑलरेडी ले चुकी हूँ। दिखाऊं? नहीं, मैंने ऊपर इक्वेशन 1 नहीं लिया है, तो मैं इसको इक्वेशन 1 लूंगी। इस चीज का जरा ध्यान रखना है आप।